मेन कंसेप्ट है इस पोर्शन में जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग में बेसिकली क्या है, अभी तक आप लर्निंग की एल्गोरिदम्स अभी तक आपने देखी हैं, उसमें से अभी जो आपने की भी है वो है डिसीजन ट्री। इसके अलावा और भी काफ़ी एल्गोरिदम्स हैं। तो उसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू लर्निंग, वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में उनको टैकल भी किया है। तो वो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है, तो उनको दोबारा से हम एक दफ़ा देख लेते हैं। प्रोड्यूस्ड अ हाइपोथेसिस दैट विल प्रेडिक्ट द करेक्ट वैल्यू फॉर प्रीवियसली अनसीन इनपुट्स, कि हमने एक ऐसा हाइपोथेसिस डिज़ाइन करना है जो अनसीन डाटा के ऊपर सही तरीके से काम कर सके। हाउ मैनी एग्जाम्पल्स डू वी नीड टू गेट अ गुड एच, कि हमें कितनी एग्जाम्पल्स चाहिए, यानी कि हमारी डेटा सेट का कितना साइज होना चाहिए कि हमें एक अच्छा एच हाइपोथेसिस मिल सके। व्हाट हाइपोथेसिस स्पेस शुड वी यूज़, हमें कौन सी हाइपोथेसिस स्पेस यूज़ करनी चाहिए। डू वी हैव टू सेटल फॉर अ लोकल मैक्सिमम इन द स्पेस ऑफ हाइपोथेसिस, क्या हमें लोकल मैक्सिमम पे सेटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाउ कम्प्लेक्स शुड एच बी, एच हाइपोथेसिस जो हमारे पास है वो कितना कम्प्लेक्स होना चाहिए। और हाउ डू वी अवॉइड ओवर फिटिंग। तो लास्ट इसमें क्वेश्चन ये है कि हम ओवर फिटिंग से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम मुख्तलिफ ये जो क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर हम इसके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसको हम टैकल करने लगे हैं, हाउ मैनी एग्जाम्पल्स डू वी नीड टू गेट अ गुड एच। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमें गिवन है डिसीजन ट्री लिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इसमें लर्निंग कर्व इम्प्रूव्स विद द मोर ट्रेनिंग डेटा। इसमें आप देखें कि ट्रेनिंग सेट साइज नीचे एक्स एक्सिस पे 0, 20, 40, 60, 80, 100 है। तो आप जैसे देखेंगे कर्व दो आ रहे हैं, एक डिसीजन ट्री का आ रहा है, एक डिसीजन लिस्ट का आ रहा है। तो आप देखें कि ज़ीरो से ये कर्व स्टार्ट हो रहा है, आस्ता आस्ता अप जा रहा है और फिर ऊपर जाके ये हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे जो परफॉर्मेंस है वो भी बेहतर होती जा रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे 100 पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम डाटा का साइज है वो 100 है, और वहीं पे हमारी जो वहीं पे जो परफॉर्मेंस है वो सबसे अच्छी है। ठीक है, लेकिन आप अगर हम शुरू में स्मॉल नंबर की बात करें 20 या 0 के ऊपर या 40 के ऊपर, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम नहीं है, उसमें कम है। ठीक है, तो इससे ये बात हमें पता चली कि जितना ज़्यादा डाटा होगा उतनी ही लर्निंग जो है बेहतर होगी। Learning curves are useful, but they are specific to a particular learning algorithm on a particular problem। कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है लर्निंग कर्व, जिससे हम देख सकते हैं कि हमारी एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये एक एक कर्व जो है वो एक एल्गोरिथम के लिए स्पेसिफाइड है। क्वेश्चंस लाइक दिस आर एड्रेस्ड बाय कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटेशनल लर्निंग थ्योरी। एनी हाइपोथेसिस, इसको इस डेफिनेशन को आपने गौर से देखना है। एनी हाइपोथेसिस दैट इज सीरियसली रॉन्ग will almost certainly be found out with high probability after a small number of examples। ठीक है, अब इस पार्ट में जो बात की गई है वो ये है कि अगर कोई हाइपोथेसिस जो है वो बेहतर नहीं है, बैड है, सीरियसली रॉन्ग है, तो हम थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ठीक नहीं है।
because it will make an incorrect prediction. Thus, by hypothesis that is consistent with a sufficiently large set of training examples is unlikely to be seriously wrong. ऑन द अदर हैंड, अब इस पोर्शन में जो बात ये की गई है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो सफिशिएंटली लार्ज सेट ऑफ ट्रेनिंग के साथ कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है कंसिस्टेंट में, कि हमारी जो लाइन है वो तमाम डेटा पॉइंट्स को टच करती है, ठीक है, फिट होती है उनके साथ। तो ऐसी इसको हम कहते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो जो इस पोर्शन में ये बात की गई है, दस एनी हाइपोथेसिस दैट इज कंसिस्टेंट with a sufficiently large set of training examples is unlikely to be seriously wrong. अगर वो तमाम बड़ा डेटा सेट तमाम डेटा पॉइंट्स के साथ वो कंसिस्टेंट है तो उसके गलत होने के चांसेस कम हैं। दैट इज इट मस्ट बी प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। तो अब ये हमारे पास एक डेफिनेशन आई है फॉर द प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट। प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट, इसका मतलब है कि अगर कोई गलत है, हाइपोथेसिस ठीक नहीं है, तो वो हमें क्या बात है कि थोड़ी सी एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा कि वो गलत है, उसमें कोई बड़ा इशू है, वो ठीक तरीके से प्रेडिक्शन नहीं कर रहा। और अगर कोई एल्गोरिदम या लर्निंग एल्गोरिदम अगर बहुत ज़्यादा डेटा पॉइंट्स के साथ कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है उसमें गलती के चांसेस कम से कम हैं, ठीक है। उसमें सीरियस जो है गलती, बड़ी सीवियर किस्म की गलती, उसके चांस कम से कम है। तो इसको हम कहते हैं प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेट करेक्ट, ठीक है जी। अब ये जो प्रोबेबली अप्रॉक्सीमेट करेक्ट लर्निंग है, एनी लर्निंग एल्गोरिथम दैट रिटर्न्स हाइपोथेसिस that are probably approximately correct is called a pack learning algorithm। तो कोई भी एल्गोरिदम, लर्निंग एल्गोरिदम जो probably approximate correct कोई हाइपोथेसिस रिटर्न करती है which is probably approximately correct, उसको हम पैक लर्निंग एल्गोरिदम कहते हैं। We can use this approach to provide sound bounds on the performance of various learning algorithms। ठीक है। अब आपका एक मेजर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर ये इसका क्या बेनिफिट है, पैक लर्निंग का हमें क्या बेनिफिट है। इट्स काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आप कह सकते हैं जिसमें हम लर्निंग एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बाउंड्स को शो करते हैं, बाउंड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैक लर्निंग एल्गोरिदम की मेजर वर्किंग है या उसका बेनिफिट है। which says in pack learning says that the future examples are going to be drawn from the same fixed distribution PE is equal to PXY as past examples। इसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि जो फ्यूचर की तमाम एग्जाम्पल्स हैं वो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन से ही ड्रॉ की जाएंगी, यानी कि हमारी एग्जाम्पल्स की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम पिछली क्लास में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ये अगेन प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। वी विल अज्यूम दैट द ट्रू फंक्शन एफ इज डिटर्मिनिस्टिक। हम सपोज करते हैं कि जो ट्रू फंक्शन एफ है जिसके करीब करीब हम पहुंचना चाहते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब ये है कि वो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट ही क्रिएट करेगा, एक इनपुट के लिए मल्टीपल आउटपुट्स क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। and is a member of the hypothesis class H that is being considered। और वो हमारे पास जो क्लास H है यानी कि कलेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस है या हाइपोथेसिस स्पेस H है वो उसका मेंबर होगा। इसके बाद बेटा है हमारे पास द सिंपलेस्ट पैक थ्योरम्स डील विद बूलियन फंक्शंस। जो सादा थ्योरीज हैं पैक की वो बूलियन फंक्शंस को डील करती हैं फॉर विच द 0-1 लॉस इज अप्रोप्रिएट। तो इसको कैसे हम शो करेंगे, अगर आप पिछली स्लाइड्स में देखें तो हमारे पास हम एरर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन था वो था एरर ऑफ एच। एच हमारे पास वो कोई भी हाइपोथेसिस है, तो उसके बाद है जनरल लॉस विद 0-1 इंटू एच इज इक्वल टू समेशन ओवर एक्स वाई लॉस 0-1
वाई कामा एच एक्स इंटू पी एक्स वाई। अब इसमें जो लास्ट वाला है हमारे पास पी एक्स वाई, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, प्रायर प्रोबेबिलिटी है। और जो लास्ट का फंक्शन है वाई एच एफ एक्स, ठीक है, तो एच एफ एक्स हमारे एच एफ एक्स प्रोडिक्शन है और वाई एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। और इनको दोनों को लास्ट को फंक्शन को प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सम करेंगे एक्स ओवर के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर ऑफ एच आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स, error of x is the probability that h misclassifies a new example। तो बेसिकली हमने इसके अंदर ये फाइंड किया है कि जो हाइपोथेसिस हमने सिलेक्ट किया है वो किसी भी न्यू एग्जांपल को मिस क्लासीफाई करने के उसके कितने चांसेस हैं, यानी कि हमारी जो हाइपोथेसिस है उसके गलती करने के कितने चांसेस हैं। तो ये एरर ऑफ एक्स से इस फार्मूला से हमें पता चलेगा। दिस इज द सेम क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द लर्निंग कर्व्स शोन अर्लियर। अगर उसमें ये बात की गई है कि ये जो कैलकुलेशन की है ये वही कैलकुलेशन है जो लर्निंग कर्व के अंदर भी की गई है। अभी मैं लर्निंग कर्व की स्लाइड आपको शो करने लगा हूँ, इसको आप जरा देखें। तो इसके अंदर देखें कि जो एक्स एक्सिस पे है ट्रेनिंग सेट साइज और वाई एक्सिस पे है प्रोपोर्शन करेक्ट ऑन टेस्ट सेट, यानी कि करेक्शन की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे भी एरर की बात की गई है कि वाई एक्सिस पे एरर है या करेक्शन है उसका उल्ट ले दें, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसी जो ग्राफ के अंदर जो हमारे पास थ्योरी है उसी को इस फंक्शन के अंदर कैटर किया गया है, वही चीज़ है जो वो ग्राफ के अंदर आपको नजर आ रही है। A hypothesis H is called approximately correct if error of H is less than equal to epsilon, epsilon where is a small constant। और एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, एक स्मॉल कांस्टेंट, कोई नंबर है जो हमने फिक्स किया हुआ है। A hypothesis H is called approximately correct if error जो है error of H less than equal to epsilon। We will show that we can find n such that after seeing n examples with high probability, all consistent hypotheses will be approximately correct। Epsilon ball, one can think of an approximately correct। जी, यहाँ पे approximately correct आपको पता चल गया है कि approximately correct से मुराद ये है कि अगर जो error है वो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है तो हम कहेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट है। तो एप्सिलॉन बॉल क्या है, वन कैन थिंक ऑफ एन अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हाइपोथेसिस एज बीइंग क्लोज टू द ट्रू फंक्शन इन हाइपोथेसिस स्पेस। इट लाइज इनसाइड व्हाट is called the epsilon ball around the true function f। The hypothesis space outside this ball is called h of bad। जो एप्सिलॉन बॉल है वो एक सर्कल है ट्रू फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे वो हम कहेंगे कि वो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हैं, और जो इस बॉल के बाहर की जगह है तो हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर वो हम कहेंगे कि वो बैड है, उसको एच ऑफ बैड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद है टू ऑब्टेन रियल जनरलाइजेशन टू अनसीन एग्जांपल्स एट सीन वी नीड टू restrict the hypothesis space in some way। अगर हम वाकई जनरलाइज करना चाहते हैं अनसीन एग्जांपल्स के ऊपर, यानी कि नई एग्जांपल्स जो आने वाली हैं जिनके ऊपर हमने प्रोडिक्शन करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज टू ब्रिंग प्रायर नॉलेज टू बेयर ऑन द प्रॉब्लम। एक तरीकाकार ये है कि हम प्रायर नॉलेज को लेके आए। दूसरा तरीकाकार है, सेकंड इज टू इंसिस्ट that the algorithm returns not just any consistent hypothesis, but preferably a simple one। दूसरा है कि हम ना
सिर्फ एक अच्छा हाइपोथेसिस लेने की कोशिश करें जो कि कंसिस्टेंट हो, बल्कि हम एक सिंपल हाइपोथेसिस की कोशिश करें जो कि अभी हमने डिसीजन ट्री के अंदर देखा भी है। और इसके बाद हमारे पास तीसरा है is to focus on learnable subsets of the entire hypothesis space of Boolean functions, कि हम बजाय इसके कि पूरी हाइपोथेसिस स्पेस को एक्सप्लोर करें, हम क्या करें, उसके सबसेट को एक्सप्लोर करें विच कंसिस्ट ऑफ बूलियन फंक्शंस। ठीक है, तो प्रीवियसली आपने देखा था कि हमारे पास जो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम थी उसमें पॉसिबली हमारे पास कितने हाइपोथेसिस हो सकते हैं। फर्स्ट करें उसके कॉलम्स थे, हमारे पास 10 कॉलम्स थे, ठीक है, 10 एट्रीब्यूट्स थे और वो बूलियन थे। फर्स्ट कर लेते हैं बूलियन, यानी कि उसके अंदर दो वैल्यूज थी, यस नो 0 1, ठीक है। तो अब उसके कितने हाइपोथेसिस जनरेट हो सकते हैं, दूसरे अल्फाज में कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं, वो हैं 2⁻10। जितने जितने एट्रीब्यूट्स हैं उतने वो पावर में आ जाएगा, 2⁻10 हाइपोथेसिस बना सकते हैं। उसके साथ साथ हर जो एग्जाम्पल है उसकी जो फाइनल जो आखिरी कॉलम है उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं येस नो की, ठीक है। तो इसका मतलब है ओवरऑल जो हमारे पास बनेंगे हाइपोथेसिस इट वुड बी 2⁻10। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि थाउजेंड्स ऑफ हाइपोथेसिस हम हमारे बन सकते हैं फॉर ओनली decision tree restaurant example. In restaurant example, we can create or generate thousands of hypotheses. अब क्या है हमारे पास जो सर्च है वो हम इसमें जो लर्निंग है बेसिकली सर्चिंग इन हाइपोथेसिस स्पेस, ये हमने हाइपोथेसिस स्पेस के अंदर सर्च करनी है फॉर द बेस्ट हाइपोथेसिस। तो अगर हमारे पास हज़ारों हाइपोथेसिस हैं तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर ईच एंड एवरी वन। तो उसका हल ये है कि हम सब के बजाय कुछ को एक्सप्लोर करें। जैसे कि डिसीजन ट्री में भी हमने देखा कि हमने हर कम्बिनेशन को ट्राई नहीं किया, बल्कि हम बेस्ड ऑन सम मेजर लाइक इंफॉर्मेशन गेन हमने बहुत लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन है जिनकी मदद से हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसी एल्गोरिदम ऐसा हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकते हैं जो अनसीन डाटा न्यू डाटा के ऊपर भी अच्छा परफॉर्म करे, जैसा कि उसने ट्रेनिंग डाटा के ऊपर अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, अब इसकी पैक लर्निंग एग्जांपल में हमारे पास जो एग्जांपल है लर्निंग डिसीजन लिस्ट, हाउ टू अप्लाई पैक लर्निंग टू अ न्यू हाइपोथेसिस स्पेस व्हिच इज नोन एज डिसीजन लिस्ट्स। A decision list consists of a series of tests, each of which is a conjunction of literals. ठीक है, तो ये जो डिसीजन लिस्ट है ना, ये हमारे पास है सीरीज ऑफ टेस्ट, एक चेन ऑफ टेस्ट है, ईच ऑफ विच इज अ कंजक्शन ऑफ लिटरल्स। ये बेटा कंजक्शन ऑफ लिटरल्स हैं, ये अगेन हमारे पास लॉजिक डिस्क्रीट मैथ में आपने लॉजिक का चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपने कंजक्शन और डिसकंजक्शन का कंसेप्ट पढ़ा था विच इज़ आल्सो नोन एज एंड और। ठीक है, तो लिटरल्स हमारे पास वो अटॉमिक हमारे पास चीज़ें हैं कि जो या तो ट्रू हो सकती हैं स्टेटमेंट्स या फॉल्स हो सकती हैं, जिसको हम किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक ABC। ठीक है, तो ये जो लिस्ट हमारे पास बनेगी जो आगे आप देखेंगे भी, वो कंजक्शन ऑफ लिटरल्स होगी। ठीक है, इफ अ टेस्ट सक्सीड्स व्हेन अप्लाइड टू एन एग्जांपल डिस्क्रिप्शन द डिसीजन लिस्ट स्पेसिफाई द वैल्यू टू बी रिटर्न। ठीक है, तो अब इस स्लाइड्स में आप देखें कि हमारे पास जो रेस्टोरेंट की एग्जांपल है उसके ऊपर हमने डिसीजन ट्री को विजुलाइज किया हुआ है। इफ द टेस्ट फेल्स, अब इसमें हमारे पास जो इसका प्रोसीजर है या इसके एल्गोरिदम है उसमें इफ द टेस्ट फेल्स जो कि पीछे से चली आ रही है, इफ द टेस्ट सक्सीड्स when applied to an example description that decision list specifies the value to be returned. If the test fails, processing continues with the next test in the list. Decision list resembles decision tree, but their overall structure is simpler. They branch only in one direction.
ये आप नीचे देख भी सकते हैं, विल वेट इफ एंड ओनली इफ, हम वेट करेंगे इफ एंड ओनली इफ अगर पैटर्न जो है, पैटर्न्स हैं वो सम के बराबर है, या और पैटर्न्स जो है वो फुल के बराबर है, एंड इट इज वीकेंड, यानी कि आज या तो फ्राइडे है या सैटरडे है और पैटर्न फुल है, हम तब इंतज़ार करेंगे या पैटर्न सम है। ठीक है, इस जो हमारे पास बुलियन फॉर्म में हमारे पास ये एक डिसीजन लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो नीचे डायग्राम में आप देख भी सकते हैं कि पैटर्न्स एक्स सम, तो अगर तो एक्स सम यस है तो फिर हम यस पे एंड करेंगे, ये वही यस है जो हमने डिसीजन ट्री के लीव्स के ऊपर यस और नो देखा था। ठीक है, अगर नो है तो फिर हम अगली कंडीशन पे चले जाएंगे, पैटर्न फुल एंड फ्राइडे सैटरडे, अगर तो ये ट्रू है तो फिर यस पे चले जाएंगे, अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर हम नो पे चले जाएंगे। तो जैसे जिस तरीके से हमने डिसीजन ट्री बनाया था, तो ये उसी तरह की एक एग्जांपल है जिसमें हमने डिसीजन लिस्ट बनाई है और ये कम्बिनेशन ऑफ बुलियन फंक्शंस है। ठीक है, अब इसमें एक और नया छोटा सा कंसेप्ट है के डी एल, इफ वी अलाउ tests of arbitrary size, then decision list can represent any Boolean function. On the other hand, if we restrict the size of each test to as to at most k literals, अगर हम जो टेस्ट है उसको लिमिट कर दें फॉर के लिटरल्स, देन इट इज पॉसिबल फॉर द लर्निंग एल्गोरिथम to generalize successfully from a small number of examples. We call this language KDL. तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारी जो लर्निंग एल्गोरिथम है वो जनरलाइज अच्छे तरीके से हो सकती है, और हम इस लैंग्वेज को KDL के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, द फर्स्ट टास्क इज टू शो दैट KDL is learnable, that is that any function in KDL can be approximately accurately after training on a reasonable number of examples. We need to calculate the number of hypotheses in this language. ठीक है, तो अब इस सारे जो प्रोसीजर है जो डिसीजन लिस्ट लर्निंग का जितना जो एल्गोरिथम है, जो डिसीजन है, जो पिछली स्लाइड्स में हमने उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में डिस्कस किया है, और अभी उसकी जो सूडो कोड है आपको नजर आ रही है। इसमें फंक्शन है डिसीजन लिस्ट लर्निंग एग्जांपल, उसको पास कर रहे हैं, रिटर्न्स अ डिसीजन लिस्ट और फेलियर इफ एग्जांपल्स इज एम्प्टी, देन रिटर्न द ट्रिवियल डिसीजन लिस्ट नो। अगर तो हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं है तो हम सिंपली नो रिटर्न कर देंगे। T को असाइन हो a test that matches the non-empty subset examples T of examples such that the members of examples T are all positive or all negative। ठीक है, एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे सबसेट ऑफ एग्जांपल्स का जिसको एग्जांपल्स T कह रहे हैं, और वो टेस्ट में जितनी एग्जांपल्स हैं या तो सारी पॉजिटिव होंगी या सारी नेगेटिव। इफ देयर इज नो सच टी देन रिटर्न फेलियर, अगर इस तरह की कोई सब सैंपल या सबसेट हमारे पास नहीं है तो हम फेलियर रिटर्न कर देंगे। इफ द एग्जांपल्स इन एग्जांपल्स टी आर पॉजिटिव, देन यस को हम असाइन कर देंगे, ओ को यस असाइन कर देंगे, अदरवाइज ओ को हम नो असाइन कर देंगे। ठीक है, क्या कह रही है ये स्टेटमेंट, इफ एग्जांपल्स इन एग्जांपल टी आर पॉजिटिव, तो हम ओ को यस असाइन कर देंगे, अदरवाइज हम नो असाइन कर देंगे। ठीक है, तो उसके मुताबिक एग्जांपल्स के हिसाब से हमने कहा कि या तो सारी पॉजिटिव होनी चाहिए या सारी नेगेटिव होनी चाहिए, तो अगर पॉजिटिव हैं तो यस असाइन कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो सब नो असाइन कर देंगे। रिटर्न अ डिसीजन लिस्ट विद इनिशियल टेस्ट टी एंड आउटकम ओ एंड रिमेनिंग टेस्ट गिवन बाय डिसीजन लिस्ट लर्निंग एग्जांपल्स माइनस एग्जांपल्स टी। ठीक है, तो ये देखिए ये जो आखिरी स्टेटमेंट है वो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम रिकर्जन को कॉल कर रहे हैं, यानी ये फंक्शन आपने आपको दोबारा कॉल करेगा। पहले हमने एक छोटा सा सबसेट लिया जिसको एग्जांपल्स टी का नाम दिया, और उसके ऊपर हमने उसको लिस्ट क्रिएट की, फिर हमने उसके
आउटकम जिसको ओ से शो किया जा रहा है उसको हम येस नो असाइन किया। अगर वो पॉजिटिव है तो येस होगा, अगर नेगेटिव है तो नो। तो रिटर्न में क्या होगा, डिसीजन लिस्ट विद इनिशियल टेस्ट टी एंड आउटकम ओ एंड रिमेनिंग टेस्ट गिवन बाय। और उसके बाद ये जो इस आइटरेशन का हमारे पास इनिशियल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो, और उसके अलावा जो बाकी एग्जांपल्स हैं वो हमने इसको पास की हैं रिकर्जन के थ्रू, यानी इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, लेकिन हमने एग्जांपल्स माइनस एग्जांपल्स टी कर दिया है, यानी कि जो एग्जांपल्स हमने पहले से प्रोसेस कर ली हैं वो अब दोबारा नहीं होंगी। ठीक है जी। तो ये आप उसका चार्ट एक दफ़ा कर दोबारा से देख लें कि जो डिसीजन ट्री हमारे पास आ रहा है, learning curve for the decision list learning algorithm on the restaurant data, the curve for decision tree learning is shown for comparison। ये हमारे पास जो कर्व्स हैं दो तरह के आ रहे हैं। एक डिसीजन ट्री का कर्व है जो कि सॉर्टेड लाइंस में आपको नजर आ रहा है ऊपर वाला, और दूसरा जो कर्व है आपको डिसीजन लिस्ट का है जो कि डॉटेड या डॉटेड लाइंस में आपको नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो दोनों की जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल है। ठीक है, वो जब हमारे पास डेटा सेट साइज जो है वो मैक्सिमम है तो वहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ करेक्ट ऑन द टेस्ट सेट जो है, जो टेस्ट सेट के ऊपर जो इनकी करेक्शन है, करेक्टेड पोर्शन है, वो तकरीबन इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का एक छोटा सा टॉपिक था विच इज़ नोन एज द थ्योरी ऑफ द लर्निंग, और उसमें आपने कुछ बेसिक थिंग्स हैं वो उसको डिस्कस किया।